नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69th बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट है वह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आज जो हम करने वाले हैं वह 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था उससे संबंधित राज्य व्यवस्था के मुद्दों पर बात करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न किए गए हैं उन सभी को देखेंगे कि 65वीं में क्या क्या आया था। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। देखिए बीपीएससी जैसे परीक्षा में क्या होता है कि थोड़ा सा फैक्चुअल पूछा जाएगा आपसे, तो फैक्चुअल चीज़ों की जानकारी आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब यहाँ पर भूमि रिकॉर्ड अधिकारी की जब बात की गई है तो 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 4 तो मुख्य है और एक जो 5वां वाला होता है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है। या तो चारों गलत हो जाए या इस 4 में से एक से अधिक सही हो, 2, 3 या चारों सही हो जाए तो 5वां तब काम में आता है। तो 5वां वाला जो विकल्प है ना, इसे आप रिजर्व में रख के चलिए, अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ऊपर से 4 जो विकल्प है सबसे पहले हम उस पर देखते हैं। देखिए भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, अब ये ऐसे चीजें हैं यदि आप इसका सीधा डायरेक्ट नहीं आपको जानकारी है तो आप गलत कर ले जाएंगे। जैसे देखिए कि जमींदार, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर कैसे आप जो है ऑप्शन को हटा सकते हैं। देखिए जैसे जमींदार, जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जमीन से संबंधित मामला है और वह व्यक्ति होगा जिसके पास जमीन जायदाद है, तो यहाँ पर कोई ये अधिकारी का भाव इसके तहत नहीं आता है। तो ये जेलदार का मतलब जेल वगैरह से संबंधित है तो यहाँ नहीं हो सकता है। लंबरदार और यहाँ पटवारी में आके फंसते हैं। तो ये भूमि रिकॉर्ड की जो बात की जाती है वह है पटवारी। यहाँ इसका विकल्प क्या होगा, ए सही होगा। पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी का काम होता है ब्लॉक वगैरह में जो भूमि का रिकॉर्ड जो अधिकारी रखता है उसे पटवारी कहा जाता है। इसके काम जैसा हुआ कि गांव वगैरह में जा करके या जहां भी जरूरत है उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वहां क्या करेगा, भूमि का क्रय विक्रय करने का जो काम होता है लोग करते हैं, उसके तहत जो रसीद वगैरह काटने का काम होता है वह करता है। जमीन मापने का काम जो होता है यह सब इसके देखरेख में होता है। और राजस्व अभिलेख जितने भी होते हैं उसको अपडेट करने का भी काम करता है। आजकल ऑनलाइन सभी जगह होने लगा है तो उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। भूमि का आवंटन यदि करना होता है उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, इसका विकल्प ए है और यह क्या है, पटवारी है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए पूरा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए क्योंकि यहाँ देखिए सही नहीं है, आप सही है करके आगे बढ़ जाते, गलत करके आते। यहाँ पर नहीं पर जोर देना है पुछल्ले शब्द पे, ठीक है। अब यहाँ हम डिटेल से देखते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात की गई है तो सबसे पहले समझना हमारे लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि केंद्रीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य क्या है। देखिए ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर निश्चित तौर पर सत्ता को चलाने का, कार्यपालिका का जितना भी काम है वह केंद्र के पास निहित हो, विधायिका का काम केंद्र के पास निहित हो। जैसे भारत की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो संघीय व्यवस्था हमारा है, यानी कि राज्य सरकार भी इसके लिए काम करती है, केंद्र सरकार भी काम करती है, यानी कि नागरिक एक ही हैं। आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं तो आप पर उत्तर प्रदेश राज्य भी शासन करेगी और आप पर भारत सरकार भी शासन करेगी। तो नागरिक एक है लेकिन शासन दो सत्ताओं के द्वारा, दो व्यवस्थाओं के द्वारा, दो इकाइयों के द्वारा आप पर किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय शासन व्यवस्था में केंद्र के पास ये सभी केंद्रित होता है। जैसे ब्रिटेन को अगर उदाहरण लेंगे तो ब्रिटेन इसके लिए सुटेबल होता है, भारत नहीं है। इसको लेकर के थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या विकल्प दिया गया है। पहले ही बता चुका हूं, ई को रिजर्व में लेकर चलना है। देखिए त्वरित निर्णय की बात अगर हम करें तो क्या केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है, तो क्या त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। अब सभी चीज जो है एक ही जगह इकट्ठे होगा। मान लीजिए कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई कानून बनता है भारत में, भारत केंद्रीय शासन प्रणाली व्यवस्था नहीं है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां अगर बनता है, केंद्र ने कोई योजना लागू किया, जैसे आयुष्मान भारत योजना केंद्र ने लागू किया, बंगाल ने कहा कि मैं आयुष्मान भारत योजना जो है उसे अपने यहाँ लागू नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर के इस तरह की एक योजना चलाई जा रही है। तो क्या हुआ कि केंद्र ने तो जारी किया, राज्य ने नहीं जारी किया। तो
कई बार क्या होता है कि त्वरित निर्णय नहीं हो पाता है संघीय व्यवस्था में, ठीक है, लेकिन केंद्रीय व्यवस्था में त्वरित निर्णय जो है वह संभव है। त्वरित यहाँ पर लचीलापन भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो विधान बनाने वाला या कार्यपालिका का अंग है वह एक ही अंग है, तो उसी को डिसीजन लेना है, लचीलापन हो सकता है। कानून की एक रूपता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही संस्था सारा काम कर रही है। बड़े देशों के लिए आदर्श है क्या? निश्चित तौर पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होगा। इस तरह की केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है वो भारत जैसे विशाल देशों के लिए या यूएसए जैसे विशाल देशों के लिए, जहां का जो जनसंख्या है, भूभाग है वो बड़ा हो, तो वहां नहीं हो सकता है। छोटे देशों के लिए निश्चित तौर पर यह कारगर साबित हो सकता है। तो यहां देखेंगे तो इसका सही जवाब जो है वह सी होगा, क्योंकि सही नहीं है, यानी कि जो गलत है, तो जो गलत है वह सी है और जो गलत है वही इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है, इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप यहां पर चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चलिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, यहां पर देखते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम की बात की जा रही है। शब्दों को तोड़ के देखिए, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके विकास करना इसका ध्येय है, और किसका? समुदाय का, ठीक है। शब्दों को सबसे पहले अगर आप समझ लेंगे तो आप विकल्प को जान पाएंगे। ई को फिर से रिजर्व रखना है। 4 विकल्प हैं। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना। अब समुदाय का विकास कैसे होगा? निश्चित तौर पर शिक्षा का जो सुविधा है वह बढ़ेगा तब, तो यह निश्चित तौर पर सही नजर आ रहा है। जीवन स्तर को बेहतर करना। जीवन स्तर में सभी कुछ आ गया, शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, मनोरंजन आ गया, रोजगार आ गया, पेयजल आ गया, पक्का मकान आ गया, सभी चीज, तो यह भी हो जाएगा। राजनीतिक प्रशिक्षण की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर सशक्त देश तभी बनता है जबकि वहां के नागरिक जो हैं राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएं, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, तो राजनीतिक प्रशिक्षण भी आ जाएगा। योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, तो यह जो है बॉडी, यह गांव की सहायता करता है योजना बनाने में, पॉलिसी मेकिंग के काम में, ताकि गांव के लिए क्या जरूरी है, कैसे ग्रामीण स्तर को उठाया जाए, विकास किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, तो यह भी सही नजर आ रहा है। तो ये चारों ही कहीं ना कहीं समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। यहां पर देखिए कोई नहीं ई में है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि है तो चारों, तो चारों में भी दिया हुआ है, एक से अधिक दिया हुआ है, तो एक से अधिक यानी कि चारों सही है। इसके लिए सही जवाब इसका जो है ई विकल्प हो जाएगा, जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में यहां देख भी सकते हैं। अब यहां आम आदमी पार्टी को लेकर के प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखना है, 65वीं बीपीएससी में आम आदमी पार्टी को लेकर के जब प्रश्न पूछा गया था, उस समय यही प्रश्न था कि आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, और एक से अधिक ये विकल्प रिजर्व में फिलहाल रखना। देखिए, उस वक्त जब ये 65वीं के समय पूछा गया था, उस वक्त इसका सही जवाब हो जाता कि आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है उस वक्त, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है, उस वक्त क्या होता है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो 65वीं के हिसाब से आयोग ने जो विकल्प दिया होगा उसका सही जवाब ए ही होगा उस समय के दौरान से। आज हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम अपडेट करके पढ़ लेंगे, उस समय के आयोग का रिजल्ट देखेंगे तो ए विकल्प आएगा, घबराना नहीं है। ए विकल्प उस समय के लिए सही था, अभी नहीं सही है, क्योंकि यहां पर जो है मामला चेंज हो गया है। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ली है, इसीलिए इसका सही जवाब अभी के समय क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ना कि ए होगा। इस बात को ध्यान रखना है। यहां एक प्रश्न आता है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि इसके नेता जो है अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और इसका गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था, और अब यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो यहाँ हमारे लिए जानना यह जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या है कि चुनाव आयोग 2-3 नियम बनाती है उसके लिए, जैसे कि लोकसभा या फिर राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों से कुल वैध मतों का उस पार्टी को कम से कम 6% वोट प्राप्त हो, या फिर दूसरा भी है कि 4 लोकसभा सीट भी उसके पास दर्ज हो। फिर एक और है कि 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें उस पार्टी ने जीती हों। तो ये सभी फुलफिल करने पर वह पार्टी क्या होती है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो जिस तरह से जब ये 26 नवंबर 2012 से लेकर के पिछले साल तक यह पार्टी जो थी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही थी, इसीलिए यह राज्य स्तरीय पार्टी थी, और अब जो है उन चीजों को, मापदंडों को इसने पूरा कर लिया है, इसीलिए अब यह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ठीक है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से यह प्रश्न
काफी महत्वपूर्ण है। यदि मैं दोनों ही प्रश्नों की बात करूं, यहां पर भी जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है, आप ध्यान से इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और दूसरा प्रश्न जो यहां है, यानी कि मतलब पांचवा प्रश्न जो इस आज के लेक्चर का है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि मैं अभी तक जितने भी लेक्चर लिया हूं सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट कर लीजिए और इसे आपको पढ़ भी लेना है। जब मैं इसके पढ़ने की बात कर रहा हूं तो फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार भी आपको पूरा रिवीजन कीजिए क्योंकि वहां से बीपीएससी काफी प्रश्न पूछती है। इसमें जो अनुच्छेद हुआ करते हैं ना, बीपीएससी का ये फेवरेट जोन होता है। तो जो भी आर्टिकल अनुच्छेद होते हैं उसको आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ समझने की बात तो करूंगा ही, अभी समझाऊंगा, अभी याद कीजिए चीजों को क्योंकि अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसे ध्यान से याद कर लेना है। समझाएंगे अभी हम इस मुद्दे को लेकर के। चलिए अब इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक है, यहां चार विकल्प दिए गए हैं, पांचवा रिजर्व में लेकर के चलते हैं। चार विकल्प दिया गया है: प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब यहां देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि पोस्टमार्टम क्या होता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, फिल्मों में, वेब सीरीज में देखते होंगे कि डॉक्टर जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आती है ना किसी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है तो उसके मरने के जो दावे हैं, कहा गया है कि मर गया है, तो उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कि यह व्यक्ति कैसे मरा है, क्या वाकई मरा है कि नहीं, क्या कारण हो सकता है, ये सब चीजें परीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यह हो जाती है। अब यहां पर देखिए, इसे संवैधानिक व्यवस्था से कितने खूबसूरती से इस शब्द को जोड़ा गया है। दरअसल यह जो बातें है, यहाँ रिट की बातें की गई है। 5 तरह के रिट होते हैं। अब यहां पर यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। इसको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझ लीजिए क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। ये आत्मा, हृदय, उन्होंने कहा कि ये आत्मा ही रख लीजिए, हाँ, इसे आत्मा कहा था उन्होंने कि यह संविधान का आत्मा है, हृदय है। यानी कि इसे कहा जाता है, इस अनुच्छेद को, कि संविधान का उपचार किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से रोग हो जाता है शरीर में तो डॉक्टर उपचार करते हैं, इसी तरह से यदि संविधान में कोई रोग हो जाए तो संवैधानिक उपचारों का यह अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद 32 से कहा गया है। यानी कि अन्य मौलिक अधिकार हैं, उस अधिकार का आपका हनन किया जाता है तो उन मौलिक अधिकारों को रक्षोपाय के लिए अनुच्छेद 32 लाया गया है। ठीक है, अब यहां पर 5 तरह के रिट होते हैं। 5 तरह के रिट में कौन होता है? एक, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं पूछा गया है, बाकी 4 पूछे गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 4। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब क्या हो जाता है कि यदि आपको अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा तो आपका यह अधिकार बनता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। यह भी एक तरह का रिट है। उसके बाद परमादेश रिट है। यहां पर ध्यान देना है कि हमें पोस्टमार्टम वाला बस देखना है। तो इसमें से 4 में से पोस्टमार्टम वाला कौन है, हमें वो देखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसे चारों या जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा तो 5 जोड़ करके पोस्टमार्टम होगा, नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पोस्टमार्टम में नहीं आता। पोस्टमार्टम में क्या आएगा, ध्यान रखना है, मरने का दावा पेश करने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो यानी कि ये बाद की प्रक्रिया है, ध्यान देना है। निर्णय के बाद की प्रक्रिया जो होगी संविधान में, उसको लेकर के हम बात करेंगे। वही जो होगा उसे ही पोस्टमार्टम कहा जाएगा। यहां पर संवैधानिक उपचारों का देख लेते हैं क्या क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने समझा दिया। उसके बाद परमादेश रिट एक होता है। परमादेश रिट कहने का मतलब हुआ, देखिए यहां पर विकल्प दिया हुआ है, परमादेश, परम आदेश। यहां शब्द सही आप समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि यह जो है न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा। किसे आदेश दिया जाएगा? अपने अधिकारी को आदेश दिया जाएगा कि आप जो है जनाब अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य कीजिए। अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके आपको कार्य नहीं करना है। यह न्यायालय जो है परमादेश दे रही है। तो क्या परमादेश आपको पोस्टमार्टम में आया, कोई सेंस नजर आया? नहीं, तो ये निकल गया यहां पे। अब दूसरा, जैसे यहां पर ये देख लीजिए, परमादेश ये वाला है तो यह निकल गया यहां से। अब प्रतिषेध की बात करते हैं। प्रतिषेध भी एक प्रकार का रिट है, यानी कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध यह जारी होता है। और इससे कहा जाता है, यह जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को कहा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक संस्था को भी और अर्ध न्यायिक संस्था को भी रोका जाता है बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के कार्य करने से। तो क्या इससे कोई सेंस बनता है पोस्टमार्टम का? नहीं बनता है। तो ये दोनों ही इस विकल्प से
निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए या तो एक सही हो सकता है या दो सही हो सकता है। अगर कोई एक सही होता है तो वह जवाब हो जाएगा, दोनों सही हुआ तो ई वाला जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उत्प्रेषण लिखा गया। उत्प्रेषण भी एक प्रकार का रिट होता है। ये वरिष्ठ न्यायालय जो होता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। ध्यान से इन सब चीजों को समझ लेना है, थोड़ा क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ना सिर्फ राज्य के आयोग में, यूपीएससी भी इन सब चीजों से काफी प्रश्न पूछती है। क्योंकि ये उलझाऊ टॉपिक है इसलिए आप इसको और ध्यान से समझ लीजिए। तो उत्प्रेषण रिट क्या होता है कि वरिष्ठ न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह जारी करती है और क्या कहती है अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कीजिए। यदि वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से पाती है कि वह निर्णय जो दी है या जो दे रही है उसमें वह अधिकार क्षेत्र का बाहर की कुछ बातें कर रही है, तो वह अपने पास उन चीजों को बुला लेती है, मांग लेती है। तो यह देखिए कहीं न कहीं रिजल्ट के प्रोसेस से संबंधित हो गया, यानी कि पोस्टमार्टम से यह संबंधित मामला आ रहा है। तो एक उत्प्रेषण यहां पर आकर के जुड़ता है। अब अधिकार परीक्षा को जांच लेते हैं कि क्या यह पोस्टमार्टम का मामला है। अधिकार परीक्षा कहने का तात्पर्य यहां हुआ कि जो भी व्यक्ति यदि वह सरकारी सेवा में है, सार्वजनिक अधिकारी है, तो न्यायालय उससे यह पूछ सकती है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस पद पे हैं, वह किस अधिकार से है। तो यानी कि उससे जांच कर सकती है, जांच करने का अधिकार वहां पर मिलता है। तो निश्चित तौर पर अधिकार परीक्षा भी जो है वह फिर पोस्टमार्टम की बातें आ जाएगी, दोनों बाद की प्रक्रिया आती है। तो निश्चित तौर पर इसका जवाब ये दोनों होगा, उत्प्रेषण भी और अधिकार परीक्षा भी। अब देखिए एक से अधिक दोनों सही हुए, इसके लिए इसका सही जवाब जो है वह ई हो जाएगा। एक से अधिक ये दोनों ही सही विकल्प हैं, ऊपर के दोनों रिट जो है वह पोस्टमार्टम में नहीं आएगा। आप चाहे तो इसका जो है आप एक बार व्याख्या देख सकते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? यह एक प्रश्न है। अब देखिए यहां पर जो है इसे हम अगर रिजर्व रखते हैं, चार विकल्प आपके पास है, यहां पर यह फैक्चुअल है। यदि आपको जानकारी है तो सही जवाब देकर आप आएंगे, नहीं जानकारी है तो इसका सही जवाब नहीं देकर के आएंगे। और इसमें जो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 6 का जो सही जवाब है वह है M3 वाला संस्करण यूज किया जाता है वीवीपैट का। आप वीवीपैट के बारे में जानते हैं, वाटर नहीं यहाँ वोटर होगा, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। चुनाव में धांधली ना हो, चुनाव पारदर्शिता से हो, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। और चुनाव आयोग जिस तरह के मशीन का इस्तेमाल करती है वह M3 संस्करण का है, ठीक है। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। ये फैक्चुअल है, पूरी तरह से आपको ध्यान में रखना ही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? यहाँ पर कुछ राज्य की यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ई वाला विकल्प जो है आपको रिजर्व में रखना है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। यहाँ पर जो सही जवाब इसका हो जाएगा वह बी होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बी में है और इसमें 68 सीट जो है विधानसभा के हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे तो 60 ही है, मणिपुर 60 है, मेघालय 60 है, ठीक है। यदि 68 ना होता तो एक से अधिक इसके सही जवाब होते और ई हो जाता, लेकिन 68 है इसलिए इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। यह भी फैक्चुअल प्रश्न है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। और राज्य के आयोग में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको केवल और केवल याद रखना होगा। क्या आप कहेंगे रट्टा मारे? बिल्कुल नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन को लगाएंगे ऐसे प्रश्न आपके नजरों के सामने से गुजरते जाएंगे और आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। 8वां प्रश्न करता है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? वरीयता क्रम कहने का मतलब है पद की वरीयता क्रम की बात की गई है, कौन अधिकारी पहले आते हैं। 4 विकल्प यहां पर है और 5वां जो है रिजर्व में है। देखिए यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। जरा देख लीजिए कि कौन आएगा। यहां पर अगर देखेंगे आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वरीयता क्रम होता है वह नमा होता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उनका वरीयता क्रम 11वां होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, उनका 14वां होगा। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका वरीयता क्रम में देखें तो 17वां होगा। तो यहां पर देखिए कि 9वां हो गया किनका? मुख्य चुनाव आयुक्त का, यानी कि यहां पर पूछा गया था कौन पहले आता है, कौन बाद में पूछा गया होता तो 17वां आता है यूपीएससी का अध्यक्ष, लेकिन पहले पूछा गया तो 9वां नंबर है तो मुख्य चुनाव आयुक्त आ जाएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है विकल्प बी में है, इसीलिए 8वें प्रश्न का विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए भी आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई कॉन्सेप्ट वाला इसमें तरीका है नहीं। चलिए 90 प्रश्न पे आते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है? कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था को लेकर के कौन सी बात
बात यहाँ पर है जो इसे पुष्ट करती है। नवा प्रश्न यह कह रहा है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं और ई वाला जो है वही कोई नहीं और एक से अधिक है। चलिए इसे रिजर्व में रख के देखते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है ए में विधायिका, यानी कि विधायिका जो विधान बनाती है, तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह बातें की गई है। यहाँ कहा गया है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जो है वह जवाबदेह है। यहाँ देखिए, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसका जवाब यहाँ पर आएगा। देखिए, भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर समझना है, जो यह कार्यकारी है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि विधायिका कार्यकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। यहाँ पर देखिए, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह तो है ही, यह भी है और यह भी है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है, तो यहाँ पर इसका जवाब ई होता है। निम्नलिखित में से कोई भी सही से पुष्ट नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, इसीलिए इसका कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं होगा और वह विकल्प ई के लिए सुटेबल है, तो विकल्प ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। इसमें से खाप पंचायत निश्चित तौर पर नहीं, आप परंपरागत ये पंचायती व्यवस्था है तो यह नहीं होगा। जाति पंचायत भी निश्चित तौर पर परंपरागत व्यवस्था है। यहाँ पर जन पंचायत की कोई कल्पना इस तरह से नहीं है। कोई नहीं यहाँ पर और एक से अधिक है। कोई नहीं इसलिए नहीं होगा कि जब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था हुआ था 73वां संविधान संशोधन करके, तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत पंचायत राज व्यवस्था की बात की गई थी। उसे वैधानिक रूप भी इसी के तहत दिया गया था। इसके तहत 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अब 3 स्तर कहने का मतलब है कि ग्राम स्तर पर बात की गई थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति होगी और जिला के स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया जाएगा। इसी के तहत अभी काम भी चल भी रहा है। तो ये जो 65वां बीपीएससी था, इसके तहत 10 प्रश्न राज व्यवस्था से पूछे गए थे। हमने 10 प्रश्नों का सही से व्याख्या कर लिया, समझ लिया है। यदि इन प्रश्नों का दोहराव होता है, क्योंकि आयोग में क्या होता है, बिहार वगैरह में दोहराव होता है प्रश्नों का, तो यदि दोहराव हुआ तब भी या फिर इसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछे गए तब भी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब तकरीबन 1 ही महीना का समय रह गया है बीपीएससी के एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में, चूंकि 30 सितंबर को है। तो हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। आने वाले अगले लेक्चर में हम 64वीं बीपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।